हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट है हमारा उच्च, अभी था प्राथमिक, अब उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान सामाजिक विज्ञान का पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम। मतलब ये हमारा था फर्स्ट टू फिफ्थ था। अब यहाँ पे हम देखें 6 to 8 क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 पर्यावरण अध्ययन के स्थान पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी पाठ्य सामग्री इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र ली जाएगी। साथ ही बच्चों को समकालीन मुद्दों जैसे गरीबी, निरक्षरता, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, वर्ग, जाति, लिंग भेद और पर्यावरण से विशेष रूप से परिचित कराया जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, पर्यावरण अध्ययन के स्थान पर सामाजिक विज्ञान। जो यहाँ पे अभी ईवीएस चल रहा, तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान यहाँ पे 6 to 8 चलेगा और इसमें शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिसकी पाठ्यचर्या सामग्री कौन होंगे, इतिहास की बुक होंगी, भूगोल होगी, किताब होगी, राजनीतिक शास्त्र चलेगा, अर्थशास्त्र चलेगा। इससे ये जो बुक्स चलेंगी ये उनको पढ़ाया जाएगा। इसको पढ़ाया जाएगा 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। साथ ही बच्चों को समकालीन मुद्दों और कुछ पुराने मुद्दों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे गरीबी, गरीबी क्या है, निरक्षरता क्या है, गरीबी जिसके पास कुछ ना हो, किसी तरह अपना जीवन यापन करते हो, निरक्षरता, पढ़े लिखे ना हो, बाल श्रम, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना, बंधुआ मजदूरी, ज़बरदस्ती उनको बांध कर उससे काम करवाना, उनको बंधुआ मजदूरी करवाते हैं, वर्ग, जाति, लिंग भेद क्या और पर्यावरण के विशेष रूप से परिचित करवाना। ये एनसीएफ का उद्देश्य रहा, ये रूपरेखा बनाया गया। और हमारा नंबर 2 है इसमें भूगोल और अर्थशास्त्र की समन्वित विषय वस्तु की सहायता से स्थानीय स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक के पर्यावरण संसाधनों तथा उनके विकास संबंधी बातों को बच्चों के सामने लाया जाए। इतिहास को सबका कल्याण संबंधी अनेकत्व की अवधारणा पर बल देते हुए पढ़ाया जाए। इतिहास को पढ़ाने का ये हुआ कि सभी का कल्याण हो, ऐसा नहीं कि इसमें लड़कियों को नहीं पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ या हीन भावना देखो, ये सब चीज़ों को हटाकर सबका कल्याण हो, ऐसी चीज़ों की अवधारणा ऐसे बना करके उनको पढ़ाया जाए। एकत्व, अनेकत्व, अनेक को एक करके पढ़ाया जाए। स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर सरकारों का गठन और संचालन तथा सभी को लोकतांत्रिक ढंग से भागीदारी संबंधी प्रक्रिया से भी बच्चों का अवगत कराया जाए। समाज में रह के लोकतांत्रिक, राजनीतिक, इससे भी रिलेटेड जो है बच्चों को बताया जाए। अभी हमारा थोड़ा सा और बचा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 9 to 10 पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के उच्च प्राथमिक स्तर की तरह इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र संबंधी बातें शामिल होंगी। 6 to 8 में जैसे ये जो सब्जेक्ट थे वही 9 to 10 तक में भी चलेंगे, परंतु राजनीतिक शास्त्र परंतु ज़्यादा जोर समकालीन भारत पर होगा। अब इसमें क्या था, ये सामाजिक विज्ञान पर था, ये समाज के बारे में था, जो इनको थोड़ा सा इजी वे में इन बच्चों को समझाया गया। लेकिन जो 9 to 10 होंगे क्या होंगे, ये इनके पास भी वही सब्जेक्ट होंगे, लेकिन उसका लेवल जो है बढ़ जाएगा। अब इनमें क्या है, जोर समकालीन भारत पर होगा, मतलब समकालीन भारत में क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने वाला मतलब हो सकता है उसके बारे में बताया गया है। उसके द्वारा विद्यार्थियों में भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ विकसित हो जाएगी। जो पुराने से रिलेटेड करके इनको हम रिलेट करके पढ़ाएंगे तो ये 9 to 10 के जो बच्चे हैं ये क्या करेंगे, इनके जो आर्थिक सामाजिक में आर्थिक चुनौतियों की जो गहरी समझ है उसको वो अपने अंदर ग्रहण करेंगे और उसको समझ करके वो पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। समकालीन भारत की चर्चा बहुपरिप्रेक्ष्य होगी, जिसमें आदिवासी, दलित और मताधिकार से वंचित अन्य लोगों के परिप्रेक्ष्यों को भी ध्यान में रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि पठन सामग्री का यथासंभव बच्चों के दैनिक जीवन में जोड़ा जाए। मतलब समकालीन भारत की उन चर्चाओं को इसमें मतलब कि शामिल किया जाए, जैसे जिनमें आदिवासी लोग, दलित लोग, छोटी जाति के लोग, जैसे मताधिकार, जिनका वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, जो उनसे वंचित हैं, तो उन परिप्रेक्ष्यों पर भी ध्यान रखा जाए और उनके प्रयास किया जाए कि पठन सामग्री की यथासंभव बच्चों के दैनिक जीवन में जोड़ा जाए। इतिहास के जब इन सब चीज़ों को जोड़ा जाएगा तो बच्चे आसानी से सीखेंगे, समझेंगे और समाज के नियम को, कानून को भी वो जानेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। इतिहास में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सभी वर्गों को प्रांतों बच्चों योगदान की चर्चा की जाएगी और आधुनिक विश्व के विकास के संदर्भ में समकालीन इतिहास के अन्य आयामों का अध्ययन कराया जाएगा। भूगोल के अध्ययन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण संबंधी बातों की आवश्यकता को गहराई से समझ सकेंगे। राजनीतिक शास्त्र में उन दार्शनिक आधारों पर बल दिया जाए जो भारतीय संविधान का आधारशिला है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, भाईचारा, सम्मानपूर्वक जीना, अनेकता में एकता और शोषण से मुक्ति आदि। इस स्तर पर
स्तर पर अर्थशास्त्र की पढ़ाई सामाजिक विज्ञान के एक अंग के रूप में प्रारंभ की जा सकती है, इसलिए यह आपने सामान्य जनजीवन को आधार बनाकर की जाएगी। जैसे गरीबी और बेरोजगारी की चर्चा करते हुए लंबे चौड़े आंकड़े देने की बजाय यह समझाने का प्रयास किया जाए कि देश के सामने किस प्रकार की आर्थिक चुनौतियाँ और आर्थिक असमानताएँ समाज में व्याप्त हैं। इनका ये कहना है कि जो भी समाज से ये हमारे बच्चों को ये जो पढ़ाया जाए, 9 to 10 के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, इनको किसे समकालीन भारत में जो हुआ है, जो घटनाएं हुई हैं, जो उससे रिलेटेड इनको पढ़ाया जाए और संक्षिप्त में पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं एक चैप्टर को बहुत ही मतलब एक चीज़ों को लेकर के बहुत ही लंबी चौड़ी की वो बना दिया जाए कि बच्चे उब जाए, नहीं, उनको ऐसे माहौल बना करके पढ़ाओ कि बच्चे आसानी से समझें और स्वयं में धारण करें और उसको इस समाज में रह के समाज की चीज़ों को सीखें और समाज में लोगों का उद्धार करें, ऐसी चीज़ों वो आगे बढ़ें। हमारा नेक्स्ट है, चैप्टर काफ़ी लंबा हो रहा है, बस थोड़ा सा और बचा है, इसको हम फिनिश करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम इसको दूसरे हम चैप्टर उसमें देखेंगे। चलिए उसको हम कल करेंगे। सामाजिक अध्ययन विज्ञान पाठ्य पुस्तक एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये एनसीएफ हमारा 2005 का, इसके सामाजिक अध्ययन विज्ञान के उसके पाठ्यचर्या के 2005 के ये भी बने हुए हैं, एनसीईआरटी की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब एनसीईआरटी द्वारा गठित राष्ट्रीय फोकस समूह में पाठ्यपुस्तकों की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेजों में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकों की रचना हेतु जो विचार सामने रखे थे उनका ब्यौरा इस प्रकार है। मतलब 2005 में एनसीईआरटी के द्वारा जो रूपरेखा जो बनाया गया कि ये पुस्तकों में ये मतलब कि होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, उसके विचार जो हैं यहाँ पे बताए गए हैं। चलिए उसके विचार को देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग और इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आज देश के अधिकतर विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकें ही सब तरह से शिक्षण अधिगम की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली मानी जाती हैं। कक्षा शिक्षण में इन्हीं का बोलबाला रहता है और पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में लचीले होने की सभी संभावनाओं और अध्यापक की शैक्षणिक स्वतंत्रता इनकी उपस्थिति में लगभग समाप्त सी हो गई है। अध्यापक वही पढ़ाते हैं जो पाठ्यपुस्तकों में लिखा होता है तथा विद्यार्थी वही पढ़ने की कोशिश करते हैं जिनकी चर्चा इनमें की गई है। इनका एक पृष्ठ और वाक्य महत्वपूर्ण होता है तथा अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही शुरू से लेकर अंत तक इनको पढ़ाने और पढ़ने में जुटे रहते हैं, क्योंकि जो इनमें लिखा होता है उसे ही परीक्षा में परीक्षकों और प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं द्वारा पूछा जाता है। इस तरह पाठ्यपुस्तकें साधन न होकर पूरी तरह साध्य और स्वामिनी का रूप हमारी विद्यालय व्यवस्था में ले चुकी है। इन पर उचित अंकुश लगाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। इनका कहने का ये मतलब है कि जो ये एनसीईआरटी की जो बुक निकाली गई इन्होंने बताया कि जो आजकल की जो बुक्स बनी है ये विद्यालय में ये पहले ही घोषित कर दिया जाता है, आपको बाहरी चीज़ें नहीं पढ़ानी है, बुक से ही पढ़ाना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पेपर में यहीं से आने हैं और अध्यापक को बोला जाए, अध्यापक भी वही चीज़ पढ़ाते हैं और बच्चे भी वही पढ़ना पसंद करते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत में समकालीन में क्या क्या घटनाएँ हुई, एक अच्छे शिक्षक को चाहिए कि जो बुक्स में हैं वो तो पढ़ाएं, वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे रिलेटेड उनकी दिनचर्या से रिलेटेड हमारे भारत में कुछ पहले की जो घटनाएं हैं जो हैं उसको भी उनके सामने रखें और बच्चों को भी चाहिए उसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझने की कोशिश करें और वहाँ पे बार बार क्वेश्चन पुट करें और उस चीज़ को जानें, एक नई सोच को भी अपने आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं सिर्फ किताबी की जो कीड़ा है उसी में पढ़ के उसको वहीं पर समाप्त कर दें, नहीं, उसके आगे भी जब पढ़ेंगे उन्हें अच्छा लगेगा और वो चीज़ों को नई चीज़ों को सीख सकेंगे। इनका यही कहने का मतलब है। हमारा सेकंड पॉइंट है, पाठ्यपुस्तक को पढ़ना और पढ़ाना ही शिक्षा प्रदान करना तथा ग्रहण करना नहीं माना जाना चाहिए। देखिए अभी मैंने बताया कि उसके अलावा भी बताना चाहिए कि इन्होंने कहा ना कि पढ़ना और पढ़ाना ही शिक्षा प्रदान करना ग्रहण करना नहीं मानना चाहिए। सिर्फ किताब को पढ़ाया टीचर ने और बच्चों ने उसी को पढ़ा, सिर्फ यही पढ़ाई नहीं है, यह समाप्त हो सकता है। तथा जबकि एक ओर तो पाठ्यपुस्तकों और अध्यापकों और विद्यार्थियों को अत्यधिक आश्रितता पर रोक लगाई जाए और दूसरी ओर रचना हेतु आवश्यक बातों पर ध्यान दिया जाए। इस पर सिर्फ इतना ही पढ़ाने से रोकना चाहिए, बल्कि उनको और बताना चाहिए उसके बारे में, उससे रिलेटेड थोड़े डीपली जा करके उन्हें समझाना चाहिए और बच्चों को सीखना चाहिए। ये कहने का मतलब, इससे पहले मैंने समझाया था वही चीज़ है ये। पुस्तकें ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। पाठ्यपुस्तक क्या है, ये ज्ञान का एक प्रमुख मुख्य मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ये स्रोत है। यह धारणा सीखने वालों को सक्रिय भागीदारी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने या कुछ नया सीखने
के लिए की संभावना के लिए द्वार बंद कर देती है। पाठ्यपुस्तकों को एक बंद बॉक्स नहीं बल्कि एक ऐसे प्रकार का दस्तावेज के रूप में देखना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को स्वयं जांच पड़ताल करके उचित अधिगम अनुभव अर्जित करने के अवसर मिलते हैं। यही सोच उन्हें पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर पढ़ने की अवलोकन करने की प्रोत्साहित करती है। ये जो पाठ्यपुस्तक है यह ज्ञान का स्रोत है। यह धारणा सीखने वालों को सक्रिय भागीदार जो इसे सीखते हैं, इससे जो ये मतलब कि ज्ञान का प्रमुख स्रोत है, यही मतलब कि धारणा अगर अपने अंदर बना लिया तो वो सही नहीं है। भागीदारी का ज्ञान प्राप्त करने का कुछ नया सीखने करने की संभावना को बंद कर देती है। अगर ये अपने दिमाग में बैठा लिए ये जो पुस्तक है यही मेरा ज्ञान का भंडार है, यही ज्ञान है, यही पढ़ेंगे, यही होगा, यही है, तो वो नहीं, वो सही नहीं है। इसको मतलब एक बंद बॉक्स नहीं, इसको एक बंद बॉक्स ना माने, बल्कि मतलब कि ऐसा नहीं कि ये बंद बॉक्स है, ये बुक जो बंद है इसी में सब कुछ ये पढ़ लिया सब कुछ हम जानेंगे, नहीं। इसके अलावा अलग से उन गहराइयों में जाकर के सीखें, जो भी विद्यार्थी स्वयं उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हैं, नेट पे गूगल पे सर्च करके देख रहे हो हर एक चीज़, उससे उन सब चीज़ों पे आप गौर करके उसको जब आगे पढ़ेंगे सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। पाठ्यपुस्तकों की सूचनाओं का एकमात्र स्रोत न समझकर उन्हें विषयगत अवधारणाओं तथा मुद्दों को समझने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एक साधन तथा तरीके के रूप में देखना चाहिए। ऐसा समझें पाठ्यपुस्तक सूचनाओं के एकमात्र स्रोत न समझ के सिर्फ यही है, ऐसा ना समझें उन्हें विषयगत अवधारणाओं मुद्दों को समझने का प्रयोग लाए जाने वाले, यहाँ वो मुद्दा दिया है उससे संबंधित आगे खोजबीन करके खुद समझना चाहिए और टीचर को भी चाहिए उससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ों को बताएं। नंबर 5 है सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में अतीत से परिचित कराने हेतु भूतकाल की घटनाओं का विवरण मात्र न देकर उसे सीख लेने की बात पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि ये घटनाएं हुई थी इससे आप सीख लो, ऐसा नहीं, उसमें मतलब कि ज़्यादा जोर देना चाहिए कि आप क्या इससे नया चीज़ सीख सकते हो। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि इसके अलगाववाद तथा विघटनकारी बातों को बढ़ावा ना मिले। इसमें जो अलगाववाद है और विघटन है इसको बढ़ावा ना मिले। अतीत का वर्णन करने में समाज के कई वर्गों तथा भारत के क्षेत्रों को अभी तक उपेक्षा की जाती रही है, अब इस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नंबर 1 है इसका है विभिन्न विषयों के विषय वस्तु के वितरण में पर्याप्त संतुलन हो और जहाँ ज़रूरत हो पारस्परिक संबंधों की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। वितरण की निरंतरता बनाए रखने के लिए विषय सामग्री को उचित तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तथा पुस्तक के प्रत्येक खंड या भाग के अध्यायों की संख्या समान हो। पुस्तक में प्रत्येक अध्याय के पश्चात तकनीकी शब्दों को एक शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक अनुक्रमणिक दी जानी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के विषय सामग्री का प्रकाशन से पूर्व इस बात की विशेष रूप से जांच कर लेनी चाहिए कि सामाजिक पूर्वाग्रह और लिंग भेद और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बढ़ावा न दें। शैली की एक रूपता और भाषा की सरल और शुद्धता पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी विचार या भाव का पुनरावृत्ति से भी यथासंभव बनना चाहिए तथा सभी तरह की छपाई संबंधी अशुद्धियों के प्रति भी पूरी सावधानी बरतने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। 2005 में ये सारी इनकी जो है कि बुक्स में कैसी होनी चाहिए, विषय वस्तु वितरण का संतुलन इनका जहाँ ज़रूरत हो पारस्परिक संबंधों को समुचित ध्यान दिया जाए, ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और पाठ्यपुस्तक को प्रत्येक खंड मतलब सभी की, जैसे कि फर्स्ट और फिफ्थ में जो बुक चलते हैं जैसे इतिहास के ज़्यादा चैप्टर्स हैं, भूगोल के थोड़े कम हैं और इसमें अर्थशास्त्र मतलब उसके जो और राजनीतिक शास्त्र जो भी है उसका जो कम ज़्यादा ये 6 to 8 है, इनके मतलब अलग अलग दिए हैं, किसी में 2 चैप्टर है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 10 है, ऐसे करके नहीं, सभी के एक इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। और इनकी जो बुक की छपाई है इसमें प्रकाशन में इससे सबसे पहले उनको लिंग भेद आदि की जाति पात की जो भिन्नता को बताया गया है उन सब चीज़ों को हटा देना चाहिए और जो भी संबंधित अशुद्धियाँ हैं उसको सावधानी बरतने का प्रयत्न किया जाए, तभी एक अच्छी बुक जब ये छपेगी और बच्चे उसे पढ़ सकेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकेंगे। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? 1986 ये, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। NP के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मई 1986 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई ये प्रश्न बनता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मई 1986 ईस्वी में लागू की गई, जो अब तक चल रही है। 1986 में जो बनाई गई वही अभी तक चलती आ रही है, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 ईस्वी पूर्व में प्रोफेसर यशपाल समिति का भी गठन किया गया। ये किसने क्या गठन किया? इन्होंने किसने किया? प्रोफेसर यशपाल समिति ने किया है। शैक्षिक नीतियों के एवं कार्यक्रमों को बनाने और करने उनके क्रियान्वयन में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1986 में आई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, जिसे 1992 ईस्वी में अद्यतन मतलब नया किया गया। इस संशोधित नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत, अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे NPE देखेंगे। NPE में कौन है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। NPE का मतलब कि NPE का फुल फॉर्म क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, ये कब किया गया? मई 1986 में लाया गया। और ये कौन, इसकी समीक्षा कब हुई? 1990 में किया। और ये किसने किया? प्रोफेसर यशपाल द्वारा, समिति के द्वारा ने ये गठन किया गया था। और 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE, जिसे 1992 ईस्वी में अद्यतन मतलब नया किया गया, इसको नया एक रूप दिया गया। इस संशोधित नीति के ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने के प्रावधान किया। अब कौन सी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्होंने शुरू किया था, अब उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा में एक रूपता लाना, मतलब शिक्षा जो है एक समान होनी चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का जन आंदोलन बनाना, प्रौढ़ शिक्षा जो पुराना है और मतलब जटिल है उसको जन आंदोलन बनाना, उसको आसान बनाना। सभी को शिक्षा सुलभ कराना, सभी को शिक्षा प्रदान कराना। बुनियादी प्राथमिकता शिक्षा का गुणवत्ता बनाए रखना, जो बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देना। बालिका मतलब लड़कियों को पढ़ाने पर, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने पर जोर देना। देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करना। नवोदय विद्यालय जो है गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाया गया, ये इसकी स्थापना करना, आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करना, ऐसे पुराने विद्यालयों के निर्माण करना। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायपरक बनना। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देना। उच्च शिक्षा जो 6 to 8, 9 to 10, इसके बारे में विविध जानकारी देना और अंतर अनुशासित अनुसंधान करना, इसके बारे में बात करना। राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और राज्य में नए मुक्त विश्वविद्यालय कौन कौन से, उसके बारे में बताना, स्थापना करना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ करना। खेल कूद शारीरिक शिक्षा योग को बढ़ावा देना। सिर्फ किताबी पढ़ाई से नहीं चलेगा, उन्होंने कहा खेल कूद शारीरिक योग व्यायाम ऐसी चीज़ों का को भी अपनाना चाहिए। सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा के अधिकाधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेंद्रीकरण प्रबंधन ढांचे का भी सुझाव दिया। NPE द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें अन्य लचीले एवं क्षेत्र विशेष के लिए तैयार घटकों के साथ एक समान पाठ्यक्रम करने का प्रावधान है। जहां एक और शिक्षा नीति लोगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने पर जोर देती है, वहीं वह उच्च एवं तकनीक शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाने का आह्वान भी करती है। यह नीति शिक्षा के क्षेत्र में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम 6% निवेश करने पर जोर देती है। समझ में आया सबको? चलिए, बस बहुत थोड़ा सा बचा है, अब इसको हम समझेंगे और हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा। शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, इसके बारे में जानेंगे। एक कोठारी आयोग कमीशन के द्वारा, कोठारी कमीशन, ये यहाँ पे वो किया गया 1993 में ये बनाया गया। शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा में सुधार हेतु, सुधार हेतु मतलब जो कमियां हैं उसको हटाना, उसको सही करना, इसमें कुछ सुधार लाना। 1966 में हुआ में कोठारी कमीशन एवं 1985 में चट्टोपाध्याय कमेटी बनी। 1996 में शिक्षा में सुधार की हेतु मतलब वो किया गया और कोठारी कमीशन एवं 1985 ईस्वी में चट्टोपाध्याय कमेटी बनी और तथा प्रोफेसर यशपाल जैसे विद्वान बोझ के बिना शिक्षा, प्रोफेसर यशपाल ने क्या किया, बोझ के बिना शिक्षा का बृहद खाका 90 के दशक में बना ले चुके हैं। 1996 में यशपाल कमेटी ने अपने सुझाव पेश किए। 1993 में इन्होंने यहाँ पे 85 तक इसके बारे में इन्होंने बनाया और 1993 में यशपाल कमेटी ने क्या सुझाव वो रखा गया, तो उन्होंने अपना सुझाव दिया जिनके आधार पर सरकार ने नई शिक्षा नीति का गठन किया। इनकी जो ये कमेटी बनाए और इस पे इन्होंने बोझ के बिना शिक्षा, मतलब कि शिक्षा एक ऐसा होना चाहिए जो बोझ ना लगे, भारी ना हो, मतलब वो दबाव ना पड़े, बच्चों को बहुत ही आसानी से सीख सके, ऐसी मतलब उसका प्रयोग किया, शिक्षा का प्रयोग किया जो सरकार को बहुत अच्छी लगी। यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के 1993 में भारत के स्कूलों की निरर्थक और नीरस शिक्षा एवं कक्षा में बच्चों को समझा या बोध के अभाव पर मजबूती से उजागर किया।
यशपाल द्वारा लिखित अपनी इन्होंने जब रिपोर्ट दिया कि शिक्षा बिना बोझ के 1993 में इन्होंने प्रस्तुत किया कि भारत में जब स्कूल में निरर्थक और नीरस जो बच्चे होते हैं, कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, सभी को एक साथ लेके चलने के लिए उन्होंने ऐसे मतलब शिक्षा का सुझाव दिया कि ये होना चाहिए। इनकी रिपोर्ट में ये था। इससे क्या होगा, अगर बोझ नहीं होगी इनकी मतलब कि जो विषय वस्तु कम होंगी और उनको डीपली जाके पढ़ाया जाएगा तो बच्चा सभी जो कमज़ोर हैं वो भी तेज़ होगा। द एक्टिविटी के द्वारा इसमें अलग अलग चीज़ों को जोड़ेंगे। जैसे आजकल हम चलते हैं उसके स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाते हैं, गेम के थ्रू पढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं। उनका ये कहने का मतलब हुआ। एनसीईआरटी ने सन 2000 में नया पाठ्यक्रम बनाते समय यशपाल समिति की सिफारिशों का भी ध्यान रखा। एनसीईआरटी ने यहाँ जब 2000 में नया पाठ्यक्रम जब बना रहे थे तो यशपाल समिति की जो बातें थी उस पर भी उन्होंने ध्यान में रखते हुए कोशिश की थी कि आवश्यक चीज़ें जो अब सारहीन हैं पाठ्यक्रम से निकालें। मतलब जो बहुत ही बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट पैदा कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन चीज़ों को हटा करके और इन चीज़ों को अपनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहला था, अब ये दूसरा हुआ और ये तीसरा आया हमारा। प्रमुख बिंदु इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, अब इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 और 1986 पहले सबसे पहला हमारा ये नीति कब बनाई गई थी 1968 में, और दूसरा 1986 में, और तीसरा 2020 में। इस नीति का मसौदा इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने किया है। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। इस नीति के तहत 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। ये 2030 तक ये रखा गया है। इस नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। इन्होंने कहा जीडीपी का जो 6% है ये शिक्षा पर जाएगा। अब पुराने 10+2 की जगह जो पहले से था 10+2 तब 12 था, तो यहाँ पे अब क्या वो कर दिया है, मतलब फर्स्ट से लेकर के क्लास, पहले जो क्लास चलती थी बच्चा ये प्ले ग्रुप नर्सरी ये सब नहीं जाता था, सीधे 1 में जाता था, 1 2 3 4 ऐसे करता पड़ता था। लेकिन यहाँ पे चेंजेस किए गए। तो यहाँ पे क्या किया गया, सबसे पहले बच्चा जाएगा नर्सरी, LKG, UKG, उसके बाद फर्स्ट आएगा। तो 5+3 मतलब फर्स्ट से लेके 5 तक 5 ईयर्स हो गए। 3 मतलब नर्सरी, LKG, UKG, ये 3 हो गए, 8 हो गए। और फिर उसके बाद 8 ईयर्स का हो गया, उसके बाद 3 उसमें प्लस करेंगे, 11 हुआ, 11 में +4 करेंगे, कितना हो जाएगा 11, 12, 13, 14, 15 पैटर्न का अपनाया गया। मतलब यहाँ पे 5 फर्स्ट 5 हो गया और उसके बाद 3 8 हो गया, 8+4 ये 12 हो गए। अब ये नर्सरी LKG और UKG अपनाया गया। इन 3 साल को भी इसमें अपना ऐड किया गया है। इसमें 12 साल का स्कूली शिक्षा में अब 3 साल की प्री स्कूली शिक्षा, अभी बताया ना यहाँ पे 10+2 1 से बच्चा जाता था 12 तक, ये 12 साल होते थे। लेकिन यहाँ पे नर्सरी प्री स्कूल जो प्री स्कूल था, नर्सरी LKG UKG है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब छात्र साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स में से विषय चुन सकते थे। पहले तो जो दिया गया वही पढ़ना है, लेकिन अब क्या है, अब 9 से कोई स्कूल में 9 से ही मतलब होता है, कोई मतलब कि जैसे ICSE है तो 9 से मतलब कि यहाँ पे वो करते हैं, नहीं तो 11 से यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस होते हैं। आप या साइंस करना चाहते हो, कॉमर्स या आर्ट्स, वो आप सेलेक्ट करो। अब बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाने की बात कही गई है। मतलब बोर्ड परीक्षाएं 2 बार मीन्स 10th और 12th। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाएगी और पाठ्य पुस्तकों को भी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। यहाँ पे बोला गया कक्षा नर्सरी से लेकर के कक्षा 5 तक के बच्चों को मातृभाषा जो मदर टंग है उसका, जो या तो मदर टंग या क्षेत्रीय भाषा जो क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है उसमें पढ़ाया जाए। कक्षा 6 से व्यावसायिक प्रशिक्षण या इंटर्नशिप प्रारंभ कर दिया जाए। अब यहाँ कक्षा 6 से स्टैंडर्ड 6 से ये व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया, यहाँ पे करना चाहिए। और कक्षा 6 से ही कोडिंग करना सिखाया जाए बच्चों को, मतलब कंप्यूटर वगैरह, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग विदाउट कोडिंग तो कुछ भी नहीं होता है, वो सिखाया जाए। बच्चों में विषय वस्तु की समझ विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया जाएगा। बच्चों को समझ विषय वस्तु जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसको समझने के लिए उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, मतलब पढ़ाई के अलावा हमें करिकुलम एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करेगी।
एनसीईआरटी क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा जो है तैयार करेगी, वो खुद बना के देगी और वो विद्यालय को फॉलो करना है। छात्रों को 3 भाषाएं सिखाए जाने का प्रावधान किया गया। बच्चों को 3 भाषाएं स्कूल में होना चाहिए, मतलब जैसे उसकी एक तो मातृभाषा हो गया, मदर टंग जो हो गया, एक तो वो रहेगा, एक हो गया जैसे इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, जैपनीज़ हो गया, जो भी है अलग अलग स्कूल में अलग अलग कोचिंग चलती हैं, उसमें से 2 तो उसकी एक इंग्लिश रखेगा ही। जैसे हिंदी हमारे अगर मातृभाषा हिंदी है तो वो इंग्लिश रखा, और उसके अलावा एक सब्जेक्ट या संस्कृत या कुछ और उर्दू हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी उसके विद्यालय में चलता होगा वो रखना ही पड़ेगा उसको। 3 भाषाएं एटलीस्ट होनी चाहिए। छात्रों को रटंत्र की जगह कौशलपूर्ण और योग्य बनाए जाने पर बल देने की कही गई है। छात्रों को रटंत्र मतलब रटन शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हम रटवाएं, प्रश्न उत्तर लिखवाएं उसको रटो, नहीं। बच्चों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो वो अपनी समझ से सीख सकें, एक्टिविटी के द्वारा हम उसको सिखा सकें। स्मार्ट क्लास के द्वारा हम खेल कूद अपने जीवन से रिलेटेड उसको करके जब चीज़ों को सिखाएंगे, बच्चा आसानी से सीखेगा और कभी भूलेगा भी नहीं। और अगर हम उसको रटाएंगे तो बच्चा वो रट्टा मार करेगा, वो कुछ सीखेगा नहीं। इस नीति के द्वारा छात्रों में वोकेशनल और अकादमिक दोनों क्षमताओं का भी विकास होगा। एकेडमिक में और वोकेशनल में वो आगे बढ़ेगा। कक्षा 6 to 8 तक वोकेशनल शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया। 2025 में तक कम से कम 50% छात्रों का वोकेशनल शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया। एमफिल को समाप्त कर दिया गया, एमफिल को हटा दिया गया और बीएड को 4 वर्षों 2030 से लागू कर दिया जाएगा। ये कहा कि 2030 से जो है बीएड को 4 साल का कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो बीएड को अभी हटा दिया। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को विदेशी भाषा सीखने का अवसर दिया जाएगा। मतलब माध्यमिक जो विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको विदेशी भाषा सीखने का अवसर दिया जाएगा, जैसे जैपनीज़, फ्रेंच हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब चीज़ें उनको माध्यमिक बच्चों को सिखाया जाएगा। उनको अवसर मिलेगा, वो चूज करेंगे कौन सा वो सीखना चाहेंगे, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा। प्ले स्कूल के शुरुआती सालों को स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। यहाँ बताएं प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये जो है ये 3 साल ये स्कूली शिक्षा में ही जोड़ा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर रिटायर्ड शिक्षकों को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। जैसे अगर शिक्षक की कमी है तो जो रिटायर हो चुके हैं शिक्षक उनको फिर से दोबारा भर्ती किया जाएगा और वो स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ा सकेंगे। इस नीति के 4 चरण हैं। इस नीति के 4 चरण बनाए गए हैं। इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 चरण बनाए गए हैं। इसको कौन कौन से हैं आप उसके बारे में हम देखेंगे। ये चरण हैं। चरण फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। ये आयु है, मतलब बच्चों की एज क्या होगी, और ये कक्षा है, क्लास है, और शिक्षा का स्वरूप। ठीक, सिलेबस इनके कौन से क्या होने चाहिए उसके बारे में देखेंगे। फाउंडेशन स्टेज क्या है? सबसे पहले फाउंडेशन जब नींव पड़ती है, बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल आता है तो उसकी एज क्या होना चाहिए, मतलब बच्चा नर्सरी से आ रहा है, मतलब 3 इयर्स का बच्चा हो तब एडमिशन हो जाना चाहिए, स्कूल में आ जाए, और 8 इयर्स के होने पर वो क्लास 5 क्लियर कर ले। 3 साल कक्षा, देखो 3 साल की स्कूली शिक्षा और कक्षा 1 से 2 सहित 2 साल की प्री स्कूली शिक्षा। 2 साल, 2 2 4 5 5 3 8। भाषा, कौशल और शिक्षा का विकास। और प्रिपरेटरी स्टेज क्या है? 8 से 11, 8 ईयर्स लेके 11 साल तक। कक्षा 3 से 5, ये सेकेंड क्लास है, 3 साल का बच्चा हो गया, स्कूल में आया, फिर कक्षा 1 और कक्षा 2 में गया, 3 साल बाद ये 8 साल होते हैं, ये क्या 5 साल ये पढ़ेगा, ये सेकेंड क्लास में जाएगा, और 8 ईयर्स का हो गया। अब 8 से 11 जो हो गया, 3 to 5 ये कंप्लीट करेगा। और इसका क्या होगा? भाषा और संख्यात्मक कौशल का विकास मात्र एवं क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग, मात्रा और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करके इनको सिखाया जाएगा। मिडिल स्टेज में क्या होगा? 12 से 14 साल का बच्चा होगा और ये 6 to 8 तक जाएगा, मतलब 14 ईयर्स में इसका 8 कंप्लीट होगा। सामान्य विषयों के साथ कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप, ये इनके लिए रखा गया 6 to 8। नाउ सेकेंडरी स्टेज क्या है? 15 to 18 ईयर्स। कक्षाएँ कौन सी हैं? कक्षा 9 to 12। 3 स्ट्रीम्स में से कोई एक विषय चुने, मतलब इसमें साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, बच्चे जिसमें रुचि होगी वो सब्जेक्ट चुने और उसको आगे पढ़ें। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का चैप्टर काफ़ी लॉन्ग हो गया, काफ़ी लंबा हो गया। इसका प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी हमने पढ़ा है डिटेल्स में गए, इसके प्रश्न उत्तर भी सॉल्व करेंगे, और जो हमारा सीटेट के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो वो भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। बाय बाय। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।